जब मैं 18 साल का था मैंने सेराफिन को $520 उधार दिए थे। उसने मुझसे कहा था, लिएंडर, जब मैं बहुत मशहूर हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें $52 लाख वापस दूंगी। 6 साल बाद वो सच में बहुत मशहूर हो गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने फिर से मुझसे पैसे उधार मांगे। प्यार में पागल और अंधा होकर मैंने बिना सोचे समझे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया और मेरे पास जो कुछ भी था वो सब उसे भेज दिया। उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, लिएंडर, अपना सारा पैसा मुझे दे दोगे तो क्या तुम्हारी पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन फोन काटने के बाद मुझे उसकी तरफ से पूरे $52 लाख का ट्रांसफर मिला। जब मुझे पहली बार वो मैसेज मिला तो मुझे मुश्किल से यकीन हुआ। उसमें बस इतना ही लिखा था, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? कार्ड नंबर 622XXXX। ये मैसेज उस कॉन्टैक्ट से आया था जिसे मैंने दुनिया की सबसे खूबसूरत सेराफिन के नाम से सेव किया था। मैं एक पल के लिए झिझका, फिर मैंने अपने कार्ड का एक एक पैसा उसे ट्रांसफर कर दिया। कुल मिलाकर $32,626 थे। मुझे लगा कि सेराफिन के पास सच में पैसे खत्म हो गए होंगे, वरना वो मुझसे कॉन्टैक्ट ही क्यों करती? क्या वो दिवालिया हो गई? क्या उसे इंडस्ट्री से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया? या उसका किडनैप हो गया? पल भर में मेरे दिमाग में न जाने कैसे कैसे अजीब ख्याल आने लगे। कुछ ही सेकंड बाद मेरे फोन पर दुनिया की सबसे खूबसूरत सेराफिन की कॉल आई। घबराहट के मारे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ग्रेजुएशन के बाद से सेराफिन और मेरी कभी कोई बात नहीं हुई थी। 7 साल बाद मुझे अचानक समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस मूड या लहजे में उसकी कॉल का जवाब दूं। रिंगटोन बजती रही। मैंने एक गहरी सांस ली और फोन उठा लिया। एंटी फ्रॉड सेंटर आपको याद दिलाता है, ठगी के तरीके हर दिन बदल रहे हैं। कृपया बचाव के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं। 3 नहीं और 1 ज्यादा का नियम याद रखें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें। अनजान कॉल्स पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। अपनी पर्सनल जानकारी किसी को न दें और पैसे ट्रांसफर करने से पहले कई बार जांच लें। क्या मेरे साथ धोखा हुआ? मेरी खून पसीने की कमाई। तभी एक आवाज ने पूछा, सर, क्या आपने इसे याद कर लिया है? मैं 1 सेकंड के लिए सुन्न रह गया और जवाब दिया, मैंने याद कर लिया। उस आवाज ने कहा, तो कृपया इसे दोहराइए। अचानक मैं सब कुछ भूल गया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे ये पूरा का पूरा क्यों सुनाना पड़ रहा था? तभी लाइन के दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिसमें थोड़ी लाचारी झलक रही थी। लिएंडर, इतने साल हो गए, तुम आज भी इतने बुद्धू कैसे हो? रिसीवर से सेराफिन की मीठी आवाज गूंज रही थी। मैं इतना घबराया हुआ था कि मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। अपना सारा पैसा मुझे दे दोगे तो क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चलने पर गुस्सा नहीं आएगा? सेराफिन ने चिढ़ाते हुए अंदाज में हंसकर कहा। मैं एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया, फिर अचानक बोल पड़ा, तो वापस दे दो। वो धीरे से हंसी और बोली, ठीक है, मैं अभी एक शो रिकॉर्ड कर रही हूँ, हम बाद में बात करते हैं। फोन से उसकी साफ आवाज एक बार फिर आई और उसने कहा, एंटी फ्रॉड ऐप डाउनलोड करना मत भूलना। फोन कटते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हुआ है, मुझे एक ट्रांसफर का नोटिफिकेशन मिला। सेराफिन ने मुझे $52 लाख ट्रांसफर किए थे। मैं उन ढेरों जीरो को तब तक घूरता रहा जब तक मेरी नजरें धुंधली नहीं हो गईं। मैंने अपनी आंखें मली और उन्हें फिर से गिना। मैंने खुद को चिकोटी काटी। दर्द हुआ, मतलब ये कोई सपना नहीं था। $52 लाख। क्या सेराफिन ने खुद एंटी फ्रॉड ऐप इंस्टॉल कर लिया था? मुझे 7 साल पहले की वो गर्मियां याद आ गईं। मैंने सेराफिन को $520 उधार दिए थे और उसने मुझसे कहा था कि जब वो मशहूर हो जाएगी तो मुझे $52 लाख वापस देगी। मुझे लगा वो बस एक मजाक था। उसके लिए $52 लाख शायद ऊंट के मुंह में जी रहा हूं, लेकिन मेरे जैसे कॉर्पोरेट मजदूर के लिए, जिसकी महीने की सैलरी 4500 थी और जिसकी जिंदगी ब्लैक कॉफी से भी ज्यादा कड़वी थी, ये एक बहुत बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी रकम अचानक मेरे गले की हड्डी बन गई। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। काफी देर तक परेशान रहने के बाद मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त केएस को मैसेज किया। उसने तुरंत मुझे कॉल किया। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांप रही थी। तो तुम ही वो बेवकूफ थे? तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम सेराफिन को जानते हो? मैंने पूछा। कौन सा बेवकूफ? केएस ने मेरे साथ सोशल मीडिया का एक ट्रेंडिंग टॉपिक शेयर किया। सेराफिन ने उधार मांगे पैसे। मैंने लाइव स्ट्रीम का रीप्ले प्ले किया। पता चला कि शो के प्रोड्यूसर्स ने सेराफिन और कुछ अन्य सेलिब्रिटी मेहमानों को एंटी फ्रॉड जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बुलाया था। एक इंटरैक्टिव सेगमेंट के दौरान प्रोड्यूसर्स ने मेहमानों से कहा कि वे स्कैमर्स होने का नाटक करें और अपने फोन बुक के पहले कॉन्टैक्ट से पैसे उधार मांगे। सेराफिन ने बिल्कुल यही शब्द टाइप किए थे, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? बाकी मेहमान उस पर हंस रहे थे, कह रहे थे कि जो भी इतनी आसान सी चाल में फंस जाएगा वो पक्का बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। फिर सेराफिन ने अपनी लिस्ट के सबसे पहले कॉन्टैक्ट को वो टेक्स्ट मैसेज भेज दिया जिसे उसने सेव किया था, बुद्धू। उसके ठीक बाद मुझे वो मैसेज मिला और उसके तुरंत बाद मैंने अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी उस पर दांव पर लगा दी। वहां मौजूद भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि यह इंसान सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है। किसी ने तो यह भी तंज कसा, इन्होंने आपको सिर्फ 30,000 के आसपास ही दिए हैं। सेराफिन, तुम्हारी नेटवर्किंग स्किल्स कुछ खास नहीं है। सिर्फ सेराफिन की आंखों में चुपचाप आंसू आ गए। उसने अपना सिर झुकाया और फुसफुसाते हुए कहा, इतने साल हो गए, तुम आज भी इतने बुद्धू कैसे हो? उसके बाद वही फोन कॉल हुआ जहां मुझे एंटी फ्रॉड जागरूकता बढ़ाने पर ज्ञान दिया गया था। मैंने कमेंट सेक्शन खोला और कुछ टॉप के कमेंट्स बहुत ही गहरे थे। उसकी आवाज में बहुत प्यार था, लेकिन साथ ही थोड़ी लाचारी भी थी। ये जो अजीब सी खुले पैसों वाली रकम है,
क्या ये उस दोस्त की पाई पाई की पूरी कमाई थी? ये लिएंडर नाम का लड़का 100% मेरी देवी के प्यार में पागल है, वरना वो इतने छोटे से स्कैम में कैसे फंस सकता है? आपका आईक्यू तभी गिरता है जब आप उस इंसान के सामने होते हैं जिससे आप प्यार करते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा नाम सेराफिन की सेलिब्रिटी गॉसिप न्यूज में आएगा। और सच तो ये था कि हमारे बीच सबसे आम क्लासमेट्स वाला रिश्ता था। स्कूल के दिनों में वो बिल्कुल पहली लाइन में बैठती थी और मैं सबसे आखिरी लाइन में। हम क्लासरूम के बिल्कुल अलग अलग कोनों में बैठते थे, जितना दूर मुमकिन हो सकता था। वो इंग्लिश क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी और जब भी वो होमवर्क इकट्ठा करती थी, मैं अक्सर पीछे बैठे नालायक बच्चों के साथ मस्ती कर रहा होता था। वो मुझसे सबसे ज्यादा एक ही बात कहती थी, अपना होमवर्क दो। मैं हमेशा आलस से जवाब देता, नहीं लिखा। वो शर्मा जाती और मुझसे जिद करती, जल्दी से लिख लो। मैं हमेशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाता और कहता, अपना दे दो ताकि मैं नकल कर लूं। उन दिनों वो हमेशा इतनी शर्मीली रहती थी कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती थी। वो अपना सिर झुकाए रखती, अपनी नोटबुक मेरी तरफ उछालती और वहां से चली जाती। उसके पीछे क्लास के लड़कों की चिढ़ाने वाली आवाजें गूंज उठती थीं। ओहो, हमारी क्लास रिप्रेजेंटेटिव शर्मा क्यों रही है? क्या तुम्हें हमारे भाई लिएंडर पर क्रश है? मैं हमेशा झिड़कते हुए उन्हें भगा देता, चलो भागो यहां से, बकवास करना बंद करो। मुझे नहीं पता था कि सेराफिन ने इतने सालों पहले मेरा नाम बुद्धू क्यों सेव किया था। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था, है ना? मैंने मन ही मन सोचा। अरे हाँ, सेराफिन के फोन काटने के बाद उसने मुझे $52 लाख ट्रांसफर किए और अब मैं किसी भी तरह से उसे वो पैसे वापस ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूं। मैंने केएस को सारी बात समझाते हुए हकलाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? केएस की भारी आवाज तुरंत फोन पर फट पड़ी। तो फिर तुमने अब तक अपने बॉस के गंजे सिर पर रेजिग्नेशन लेटर क्यों नहीं दे मारा? तुम रातों रात अमीर हो गए हो, अब उन चंद पैसों की दिहाड़ी की किसे जरूरत है? मेरे दोस्त लिएंडर, जब तुम अमीर हो जाना तो अपने पुराने यारों को मत भूलना, अपने भाई को भी अपनी इस सफलता का हिस्सा बनने देना। मैंने अपना माथा सहलाया, मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। ठीक उसी वक्त मेरे फोन की स्क्रीन सेराफिन की एक और कॉल से रोशन हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया। लिएंडर, क्या तुम्हारे पास आज मिलने का समय है? ऑफिस के बाद? ये एक अच्छा आइडिया लग रहा था। मुझे वैसे भी ये अचानक मिली बड़ी रकम उसे वापस करनी थी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसके बाद उसने मुझे एक एड्रेस भेजा। वो एक बहुत ही शानदार प्राइवेट रेस्टोरेंट था। फोन काटने के बाद मेरा ध्यान पूरी तरह से भटक गया। भले ही ये सिर्फ पुराने क्लासमेट्स की मुलाकात थी, लेकिन आखिर वो अब एक बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। मुझे सच में वैसी ही घबराहट महसूस हो रही थी जैसी पहली बार किसी ऑनलाइन क्रश से आमने सामने मिलने पर होती है। हर एक सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। काम के दौरान टाइम पास करने के लिए मैं केएस को सेराफिन के साथ अपनी होने वाली मुलाकात के बारे में बताए बिना नहीं रह सका। जल्दी से उगल दो, क्या तुम दोनों के बीच उन दिनों कोई सीक्रेट अफेयर चल रहा था? केएस ने दबाव डालते हुए पूछा। कसम से ऐसा कुछ नहीं था, हम सिर्फ आम क्लासमेट थे। मैंने बस उसे उस समय $520 उधार दिए थे। लिएंडर, तुम सच में प्यार में पूरी तरह अंधे हो। तुमने उसे तब पैसे उधार दिए थे और अब जैसे ही उसने कहा कि वो कंगाल है, तुमने अपनी जिंदगी भर की कमाई उस पर लुटा दी। और तुम अभी भी कहते हो कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं था? एक भूत भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। खैर छोड़ो, बस मेरे लिए एक ऑटोग्राफ वाली फोटो जरूर ले आना। वो मेरी सबसे बड़ी आइडल है। अगर आप पूछें कि क्या मुझे उन दिनों सेराफिन पसंद थी, मुझे लगता है हाँ, पसंद थी। हमारी क्लास के बहुत से लड़कों को सेराफिन पसंद थी। उसकी खूबसूरती एकदम ताज़ा और अलग थी। उसका स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज था। वो गिटार बजा सकती थी और बहुत अच्छा गाती थी। स्टूडेंट लाइफ में उसके जैसी लड़की का जलवा तो होना ही था। उसकी डेस्क हमेशा रंग बिरंगे लव लेटर्स से भरी रहती थी। हालांकि सेराफिन के लिए मेरी भावनाएं सिर्फ एक खामोश और सीक्रेट क्रश तक ही सीमित थीं। उन दिनों मैं बिल्कुल भी खास नहीं था। मैं एक छोटे से शहर का बहुत ही शर्मीला लड़का था, जिसके चेहरे पर मुहांसे थे और जिसके बालों का कट बहुत ही पुराना और अजीब था। जब भी खेल के मैदान के पास मेरी उससे नजरें मिलती, मेरी कभी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं आंख उठाकर उसे हेलो कह सकूं। वो शब्द पसंद, जाहिर सी बात है, ऐसी चीज थी जिसे जोर से बोलने की मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई। हम दोनों के बीच सबसे ज्यादा बातचीत सिर्फ होमवर्क बांटने और इकट्ठा करने के दौरान होती थी। वो आगे की लाइन से लेकर सबसे पीछे तक सबकी कॉपीज इकट्ठा करती, पूरी क्लास का भारी बंडल मेरी डेस्क पर रख देती और मैं उस भारी ढेर को टीचर के ऑफिस तक ले जाने में उसकी मदद करता था। उसके बाद वो अपनी स्कूल यूनिफॉर्म की जेब से कुछ चॉकलेट्स निकालती और मेरे हाथ पर रख देती। मैं ये सारी नहीं खा सकती, ये तुम्हारी हैं। फिर वो मुड़ती और चली जाती। उस समय कई लड़कों ने सुन रखा था कि उसे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है, इसलिए वे छुपकर उसकी डेस्क में चॉकलेट रख देते थे। यही वजह थी कि होमवर्क ले जाने में उसकी मदद करने के बाद वो अक्सर मुझे थैंक यू के तौर पर कुछ चॉकलेट दे दिया करती थी। कैंपस के दिन हमेशा बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन जल्दी बीत जाते हैं। जिस दिन हमारे फाइनल एग्जाम खत्म हुए, हर कोई अपनी जवानी की यादों को कैद करने के लिए पागलों की तरह ग्रुप फोटो खींच रहा था। हॉस्टल्स के बाहर प्यार के इजहार की आवाजें एक के बाद एक गूंज रही थीं। हालांकि मुझ में अभी भी सेराफिन से अपने प्यार का इजहार करने की हिम्मत नहीं थी।
और मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उससे एक साथ फोटो खिंचवाने के लिए कह सकूं। हमारी एकमात्र एक साथ वाली फोटो हमारी ऑफिशियल ग्रेजुएशन क्लास की फोटो थी। इत्तेफाक से वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी, इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी कि उसकी आंखें चांद की तरह मुड़ गई थीं। मेरी जवानी का वो आखिरी पल तब आया जब सेराफिन मुझे ढूंढते हुए आई। सुनो लिएंडर, अपना फोन नंबर दे दो। हमने एक दूसरे के नंबर लिए। जब उसने देखा कि मैंने उसका नाम सिर्फ सेराफिन के नाम से सेव किया है तो उसने शरारत करते हुए उसे बदलकर दुनिया की सबसे खूबसूरत सेराफिन कर दिया। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने अपनी भौहें उठाई और मुझे चिढ़ाते हुए कहा, जब तुम मुस्कुराते हो तो सच में बहुत हैंडसम लगते हो। मैं पूरी तरह शर्मिंदा होकर फिर से लाल हो गया। उसके होंठों पर एक मुस्कान तैर गई। लिएंडर, शहर में एक सिंगिंग कंपटीशन का शो होने वाला है। मैंने उसमें हिस्सा लिया है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे ट्रेन की टिकट खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने जल्दी से अपने वॉलेट से सारे नोट निकाल लिए। वो पूरे $520 थे। ये बहुत अच्छा नंबर है। उसने कुछ नोटों को हवा में लहराते हुए कहा, जब मैं मशहूर हो जाऊंगी तो मैं तुम्हें $52 लाख वापस दूंगी। मैं अपनी मुस्कान नहीं रोक पाया और बोला, ठीक है। सूरज की रोशनी में नहाते हुए उसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। उसकी मुस्कान बेहद चमकदार थी। लिएंडर, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हें आगे भी ज्यादा मुस्कुराना चाहिए। उस गर्मी के मौसम में वो टैलेंट शो हर गली नुक्कड़ पर बहुत मशहूर हो गया। सेराफिन बहुत सारे कंटेस्टेंट्स के बीच सबसे अलग नजर आई और अंत में उसने चैंपियनशिप जीत ली। उन चमचमाती धूप से भरी गर्मियों में वो सच में एक स्टार बन गई। शो खत्म होने के बाद मुझे उसका एक मैसेज आया, क्या तुमने देखा? मैंने उसे रिप्लाई किया, बहुत बहुत बधाई। उसके बाद कई दिनों तक हमारी कोई बात नहीं हुई। आखिरी मैसेज उसने सुबह तड़के भेजा था, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। लिएंडर, मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ सेराफिन। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट पूरी तरह से टूट गया और हम फिर कभी नहीं मिले। हालांकि मैं उसे अक्सर देखता था, एंटरटेनमेंट न्यूज़ में, वैरायटी शोज में, शहर के मॉल्स की बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर और गलियों नुक्कड़ों से आती हुई उसकी जानी पहचानी आवाज में। इन सालों में सेराफिन एक हाई यील्ड स्टॉक की तरह थी जिसकी कीमत लगातार बढ़ रही थी और आखिर में वो मंच पर एक शानदार चमकती हुई स्टार बन गई। मैं अपनी डेस्क पर घबराया हुआ शाम 6 बजे तक टाइम पास करता रहा। अचानक बॉस ने सबको बताया कि एक मीटिंग होने वाली है। 6:30 बजे सेराफिन का मैसेज आया, क्या तुम बस पहुंचने वाले हो? मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने रिप्लाई किया, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे आज ऑफिस में ओवर टाइम करना पड़ेगा। क्या हम किसी और दिन मिल सकते हैं? उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा और इंतजार कर लूंगी। कुल मिलाकर उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हुआ क्योंकि मुझे 1.5 घंटे तक ओवर टाइम करना पड़ा। ऑफिस से निकलने से पहले मैंने शीशे में खुद को देखा। 25 साल का मैं 18 साल के मुझसे बहुत दूर जा चुका था। मेरे 18 साल वाले रूप का वो हीन भावना और डर भी समय और जिंदगी के तजुर्बों के साथ धीरे धीरे गायब हो चुका था। इन सब के बावजूद जब मैंने आखिरकार सेराफिन को देखा तो मुझे फिर से एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगी। उस बहुत बड़े और आलीशान रेस्टोरेंट में वो इकलौती कस्टमर थी। भले ही मैं उसे हमेशा अपने फोन और टीवी पर देखता था, लेकिन इतने सालों बाद इस जीती जागती इंसान को अपने ठीक सामने खड़े देखना एक ही समय में बहुत जाना पहचाना और पूरी तरह से अनजान लग रहा था। हाय सेराफिन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैंने अजीब ढंग से उसे ग्रीट किया। मुझे देखकर उसकी नजरें एक पल के लिए ठिठक गईं। वो मुस्कुराई और बोली, तुम काफी बदल गए हो। मुझे फिर से वही अचानक होने वाली घबराहट महसूस हुई। तुम भी पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। मैंने धीरे से जवाब दिया, मेरे साथ इस तरह अकेले प्राइवेट डिनर पर आने से क्या तुम्हारी पत्नी को पता चलने पर गुस्सा नहीं आएगा? उसने हल्की सी भौहें उचकाते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैंने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। तो क्या कोई बॉयफ्रेंड है? वैसा भी कोई नहीं है, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। क्या तुमने इन सालों में किसी को भी डेट नहीं किया? उसकी आंखों में मजाक और उत्सुकता भरी थी। नहीं। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बहुत बेइज्जती हो गई हो, जैसे मैं कोई ऐसा डिफेक्टिव प्रोडक्ट हूं जिसे कोई नहीं चाहता। काम बहुत ज्यादा रहा है, इसलिए मुझे डेट करने का वक्त ही नहीं मिला। मैंने खुद को बचाने के लिए जल्दी से एक बहाना ढूंढते हुए कहा, कितना इत्तेफाक है, मैंने भी किसी को डेट नहीं किया। उसने कहा। उसकी मुस्कुराती हुई आंखें मुझ पर ही टिकी थी। तुम क्या खाना पसंद करोगे? कुछ भी चलेगा। तो फिर तुम्हें यहाँ का स्टेक ट्राई करना चाहिए। माहौल एक लंबी और अजीब सी खामोशी में डूब गया, जो उस फैले हुए रेस्टोरेंट के खालीपन से और भी ज्यादा गहरी लग रही थी, जहां सिर्फ हम दोनों मौजूद थे। ये खामोशी तब तक बनी रही जब तक वेटर एक स्टेक लेकर नहीं आया और उसे मेरे सामने नहीं रख दिया, जबकि उसने सेराफिन के सामने एक सिंपल सी वेजिटेबल सलाद रख दी। क्या तुम नहीं खा रही हो? मैंने थोड़ी हैरानी से पूछा। मैं रात का खाना नहीं खा सकती, मेरा वजन बढ़ जाएगा। कैमरे पर वजन 10 पाउंड ज्यादा दिखता है, उसने थोड़ा दुखी होते हुए समझाया। सच कहूं तो तुम पहले से ही काफी पतली हो। बहुत ज्यादा दुबला होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं उसे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन सेराफिन ने अपना सिर झुकाया और मेरी तरफ देखने लगी। मैं इतनी भी पतली नहीं हूं, है ना? मैं तुरंत निशब्द रह गया। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो। कैमरे पर सेराफिन का फिगर बिल्कुल परफेक्ट लगता था, लेकिन असल में
वो सच में थोड़ी नाजुक और पतली लग रही थी। तभी तो लोग हमेशा कहते हैं कि जो सेलिब्रिटी स्क्रीन पर स्लिम दिखते हैं वो असल जिंदगी में बिल्कुल पतली लकड़ी की तरह होते हैं। इसके अलावा लिएंडर, मेरी सेहत बिल्कुल अच्छी है, सेराफिन ने आगे कहा। उस एक वाक्य ने मुझे पूरी तरह से खामोश कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। मेरा मतलब बस इतना था कि सख्त डाइटिंग से शरीर को नुकसान हो सकता है। मैंने जल्दी से सफाई दी। उसने एक भौं उठाई और मुझे देखा। तो फिर मुझे अपने स्टेक का एक टुकड़ा काट कर दो। मेरा चाकू और कांटा हवा में ही रुक गया। मैं पूरी तरह से उलझन में था। मुझे नहीं पता कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, लेकिन जैसे मुझ पर कोई जादू हो गया हो। मैंने सच में एक टुकड़ा काटा और उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर उसने सीधा मेरे कांटे से ही वो स्टेक का टुकड़ा खा लिया। उसने अपने लिए अलग से क्यों नहीं मंगवाया? ऐसा तो नहीं था कि वो इसके पैसे नहीं दे सकती थी, या फिर वो सारे पैसे मुझे ट्रांसफर करने के बाद गरीब हो गई थी? नामुमकिन। क्या सारे सेलिब्रिटीज बहुत अमीर नहीं होते? मैंने तो सुना है कि उनकी एक कार भी करोड़ों की होती है। अपने दिमाग में उठ रहे अनगिनत सवालों को दबाते हुए मैंने आखिरकार बातचीत को मेन टॉपिक पर ला ही दिया। सेराफिन, मैं सच में वो पैसे नहीं रख सकता। वो धीरे से अपने सामने रखी हरी पत्तेदार सब्जियों की प्लेट में कांटा चुभाने लगी। वो पैसे तो वैसे भी तुम्हें वापस करने के लिए ही थे। क्या हमने उस समय यही तय नहीं किया था? वो बस एक मजाक था। मैंने उसे कभी सीरियसली नहीं लिया। मैंने जल्दबाजी में समझाना चाहा। मैंने इसे सीरियसली लिया था। ये तुम्हारा हक है। तुम खुद को मेरा सबसे पहला एंजल इन्वेस्टर मान सकते हो, लेकिन मैं फिर भी ये पैसे नहीं ले सकता। सेराफिन शायद इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। तुम आजकल किस तरह का काम करते हो? ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके इस तरह अचानक टॉपिक बदलने से मैं थोड़ा चकरा गया था और ठीक से सोच नहीं पा रहा था। न जाने क्यों मैंने भी बेवकूफों की तरह पूछ लिया। और तुम? वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। मैं एक सिंगर हूं। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। मैंने अपने विचारों को समेटा और एक और सवाल पूछा। क्या तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस और रिटायरमेंट फंड मिलता है? अपनी हंसी को दबाते हुए उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल रही थी। उसने अपनी भौहें उठाई और पूरी गंभीरता से जवाब दिया। कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई रिटायरमेंट फंड नहीं, वीकेंड की कोई छुट्टी नहीं और ओवर टाइम के कोई पैसे नहीं। हाँ, मुझे लगता है एक सेलिब्रिटी होना भी आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। एक बार फिर से खामोशी और अजीब सी झिझक छा गई। बातचीत का बिल्कुल कबाड़ा कर देने का टैलेंट मुझ में कूट कूट कर भरा था। सच कहूं तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने बर्फ पिघलाने की कोशिश करते हुए कहा। ओह सच में? तो फिर मैंने तुम्हें कभी अपने किसी कॉन्सर्ट में क्यों नहीं देखा? खैर, तुम्हारे टिकट्स बहुत महंगे होते हैं, और सिर्फ महंगे ही नहीं, उन्हें बुक कर पाना नामुमकिन होता है। अगली बार जब मेरा कॉन्सर्ट होगा तो मैं तुम्हें अपने गेस्ट के तौर पर बुलाऊंगी। सेराफिन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। तो क्या तुम मुझे एक ऑटोग्राफ दे सकती हो? मुझे अचानक वो काम याद आ गया जो केएस ने मुझे सौंपा था, और मैंने एक फोटो और मार्कर निकाल लिया। जरूर। सेराफिन ने बड़े आराम से उन्हें लिया और बहुत ही सुंदर घुमावदार अक्षरों में अपना नाम साइन कर दिया। क्या तुम एक छोटा सा मैसेज भी लिख सकती हो? ठीक है, तुम क्या लिखवाना चाहते हो? सेराफिन ने आराम से मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने हकलाते हुए कहा, लिखो, मेरे पति केएस के लिए, जो दिन ब दिन और हैंडसम होता जा रहा है। सेराफिन की मुस्कान जम गई और उसके चेहरे के भाव अचानक सख्त हो गए। ये केएस कौन है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त। नहीं, क्या तुम सारे फैंस अपने आइडल्स को पत्नी बुलाते हो? सेराफिन ने भौहें चढ़ाई। उसकी आंखों में फिर से मजाक आ गया था। हाँ, मैंने खुद को तैयार करते हुए जवाब दिया, लेकिन गलत मत समझना, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बुलाता। मैंने जल्दी से सफाई दी। क्यों नहीं? मैं सिर्फ दिल से तुम्हारे काम की तारीफ करता हूं। वो बहुत धीरे से, हल्के से मुस्कुराई और मुझे अपने आप पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरे पैरों की उंगलियां तक मुड़ गईं। तो तुम्हें कौन सी सेलिब्रिटी पसंद है? उसने मेरी तरफ ऊपर देखते हुए पूछा। वैसे एलिसिया है। क्या तुम्हारे लिए उसका ऑटोग्राफ मेरे लिए लाना मुमकिन होगा? एलिसिया एक यंग स्टार थी जो पिछले कुछ सालों में बहुत मशहूर हो गई थी। वो बहुत प्यारी और खूबसूरत थी और मैंने उसके कई शोज देखे थे। इसके अलावा वो और सेराफिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पक्की सहेलियां मानी जाती थीं और कई लोग सोशल मीडिया पर अक्सर उन दोनों की जोड़ी बनाते थे। जरूर, तुम उससे क्या लिखवाना चाहते हो? सेराफिन का लहजा बहुत ही रूखा था और उसने मुझ पर अपनी भौहें चढ़ाईं। मेरे पति लिएंडर के लिए, जो दिन ब दिन और हैंडसम होता जा रहा है। मैंने बहुत उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। क्या ये ठीक रहेगा? सेराफिन का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्या तुम दोनों बहुत करीब नहीं हो? मैंने सावधानी से बात टटोलने की कोशिश की। आजकल हमारी कुछ खास नहीं बन रही है, उसने हल्का सा ताना मारते हुए कहा। कब से? मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारा शो देखा था और तुम दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। गॉसिप पसंद करने वाला मेरा दिल अचानक खुद को रोक नहीं पाया। उसने जवाब दिया, अभी थोड़ी देर पहले से। ओह, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये दिखावटी कमजोर दोस्ती। लिएंडर, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे फैन हो? तो फिर ये एलिसिया के साथ क्या चक्कर है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े दिलफेंक आशिक हो। इससे मैं दिलफेंक कैसे हो गया? मैं दिन में 3 घंटे शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करता हूँ। इतने समय में तो मुझे 80 अलग अलग औरतों से प्यार हो सकता है। कुल मिलाकर उस दिन की मुलाकात सबसे भयानक और अजीब मुलाकात थी। झिझक और अजीबपन ने दरवाजा खटखटाकर खुद ही अंदर एंट्री ले ली थी। फिर भी न जाने कैसे सेराफिन ने मुझसे कहा, लिएंडर, आज तुमसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल आखिर में
मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने फिर से वही पुरानी बात छेड़ दी। सेराफिन, भले ही मैंने उस समय तुम्हें पैसे उधार दिए थे, लेकिन तुम्हें सच में इतने ज्यादा वापस करने की जरूरत नहीं है। ये डिनर काफी महंगा था, तो चलो मान लेते हैं कि सारा हिसाब चुकता हो गया। मुझे एक अकाउंट नंबर दे दो और मैं बाकी के पैसे तुम्हें वापस ट्रांसफर कर दूंगा। आजकल मेरे अकाउंट्स में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, अभी के लिए बस उन्हें अपने पास ही रखो। सेराफिन ने शांति से जवाब दिया। मैंने दिमाग में जल्दी से हिसाब लगाया। उस रकम का सिर्फ एक दिन का ब्याज मेरी दिन भर की सैलरी से भी ज्यादा था। सच में दूसरों से खुद की तुलना करना दुखी होने का सबसे तेज रास्ता था। ये बहुत बड़ी रकम है, इसे सेव करने से रोज का बहुत ब्याज मिलता है। कैसा रहेगा अगर मैं अभी के लिए इसे तुम्हारे लिए एक फ्लेक्सिबल सेविंग अकाउंट में डाल दूं? ठीक है। सेराफिन ने फिर से अपना फोन निकाला और मेरी तरफ हिलाया। क्या हम सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ऐड नहीं करने वाले हैं? क्या मैं तुम्हें ऐड कर लूं? मैसेजिंग ऐप पर किसी सेलिब्रिटी को ऐड करने का यह मेरा पहला मौका था। वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी। और यहाँ एक सेलिब्रिटी सामने से आकर तुम्हारा कॉन्टैक्ट मांग रही है। उस दिन मैंने सेराफिन का कॉन्टैक्ट ऐड किया और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में जीरो की लंबी लाइनें यह साबित कर रही थीं कि यह सब सच था। मैंने उस बहुत बड़ी रकम को जमा करने के लिए एक बैंक ढूंढा और अकाउंट खोलने पर उन्होंने मुझे 2 डिब्बे सोयाबीन का तेल भी तोहफे में दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस में काम से जी चुरा रहा था, तभी अचानक मुझे सेराफिन का एक मैसेज मिला। लिएंडर, क्या तुम कुछ फोटोज को रीटच करने में मेरी मदद कर सकते हो? जरूर, मैंने जवाब दिया और तुरंत ही मुझे उसके प्रोफेशनल फोटोशूट्स की बहुत सारी फोटोज मिल गईं। जब मैंने ऑफिस में उन्हें छुपकर खोला तो मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैं तस्वीरों में सेराफिन को घूर रहा था। उसका सिर थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ था, चेहरा एक तरफ मुड़ा था और उसकी ठंडी बेपरवाह नजरों में एक गजब का आकर्षण था। सेराफिन की जो छवि मेरे दिमाग में थी वो सच में उस खुशमिजाज धूप सी खिली 18 साल की लड़की पर ही अटकी हुई थी। आज उसका चेहरा तो वही था, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल अलग था। हाँ, उसकी खूबसूरती मेरे दिमाग को सुन्न कर रही थी। मैंने अपने दांत पीसे और विंडो को बंद कर दिया। ये कैसी हैं? सेराफिन ने एक और मैसेज भेजा। बहुत अच्छी हैं, मैंने अपने लाल हो रहे गालों को थपथपाते हुए जवाब दिया। वैसे मैंने वो पैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में डाल दिए हैं। मुझे बता देना जब भी तुम पैसे रिसीव कर सको और मैं जाकर तुम्हें वो ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कैजुअली फिर से उस बहुत बड़ी रकम की बात छेड़ दी। उसने रिप्लाई किया, पैसे जमा करने पर उन्होंने तुम्हें सोयाबीन तेल के 2 डिब्बे दिए थे। क्या तुम्हें अभी भी वो चाहिए? मुझे वो चाहिए। क्या मैं लिएंडर को उन्हें मेरे पास पहुंचाने की तकलीफ दे सकती हूँ? मैं सच में बस तहजीब दिखा रहा था। भला एक बहुत बड़ी सुपरस्टार खाना पकाने के तेल के 2 डिब्बों की परवाह कैसे कर सकती है? और इसी तरह मैं वहां था, हांफते हुए सोयाबीन तेल के 2 बड़े डिब्बे लेकर शहर के सबसे महंगे रिहायशी इलाके में उसकी होम डिलीवरी करने जा रहा था। यह बिल्कुल अजीब था। हो सकता है कि बाहर पपराजी छुपकर फोटोज ले रहे हों। तकलीफ के लिए माफी चाहूंगी, लिएंडर। उसने मेरे हाथों से तेल के डिब्बे लिए और मुझे अंदर बुलाते हुए कहा कि मैं इसे अपना ही घर समझूं। मैंने सेराफिन के घर के चारों ओर देखा। ये टीवी पर दिखाए जाने वाले सेलिब्रिटीज के घरों जितना बड़ा नहीं था। डेकोरेशन बहुत सिंपल था। घर एकदम साफ और बहुत ही सलीके से सजा हुआ था, लेकिन उसमें जिंदगी की असली रौनक गायब थी। ये बिल्कुल किसी साफ सुथरे मॉडल होम शोरूम जैसा लग रहा था। क्या ये अजीब लग रहा है? उसने मेरी आंखों में उत्सुकता देखते हुए पूछा। वैसा तो नहीं, मुझे बस लगा था कि आप सारे सेलिब्रिटीज उन विशाल 4 या 5,000 स्क्वायर फुट के लग्जरी पेंट हाउसेज में रहते होंगे। मैंने समझाया। एक अकेले इंसान का इतने बड़े खाली घर में पड़े रहने का क्या मतलब है? शायद शादी करने के बाद मैं कोई बड़ा घर लेने के बारे में सोचूंगी। ये घर भी छोटा नहीं है। शादी के बाद रहने के लिए 3 बेडरूम और 2 लिविंग रूम काफी से भी ज्यादा हैं। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, मुझे पछतावा होने लगा। वो अब एक स्टार थी। मैं एक आम इंसान के स्टैंडर्ड से उसकी जरूरतों को कैसे नाप सकता था? मैंने अपनी झिझक को निगला और उसकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहा, खैर, सामान डिलीवर हो गया है, तो अब मैं चलता हूं। अलविदा। सेराफिन दरवाजे पर तिरछी होकर खड़ी हो गई। उसने अपने हाथ सीने पर बांध रखे थे। उसने सिर हिलाकर हल्का सा इशारा किया। चूंकि तुम आ ही गए हो, तो जाने से पहले तुम डिनर करके ही जाना। वही पुराना डायलॉग, चूंकि तुम आ ही गए हो। ठीक है, मैं खा लूंगा। मुझे बस ये उम्मीद नहीं थी कि सेराफिन सच में खाना बनाना जानती थी। उसने घर के बने कुछ पकवान बड़ी ही फुर्ती से बनाए और देखते ही देखते वो ताजे ताजे पैन से निकलकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? अकेले रहते हुए आपको अपना अच्छे से ख्याल रखना ही पड़ता है। उसने फिर से थोड़ा दुखी होते हुए कहा, क्या आप सभी सेलिब्रिटीज के पास लाइफस्टाइल असिस्टेंट्स और बाकी स्टाफ नहीं होता? मुझे कोई दखल अंदाजी पसंद नहीं है। चलो ठीक है। ऐसा लग रहा था कि मैं बातचीत करने में सच में बहुत बेकार था, या शायद हम दोनों के बीच का फासला इतना ज्यादा था कि हमारे बीच कोई कॉमन टॉपिक ही नहीं था। हम जो भी बातचीत शुरू करते वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। शुक्र है, ठीक उसी वक्त मेरी माँ के एक फोन कॉल ने मुझे बचा लिया। लिएंडर, तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा है। लड़की एक टीचर है, बहुत ही सुलझी हुई और समझदार है। तुम अगले रविवार को जाकर उससे मिल लेना, ठीक है? मेरी माँ की तेज आवाज फोन के स्पीकर से सीधे गूंज उठी। माँ, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, हम किसी और दिन बात करेंगे। तुम्हें अगले रविवार को हर हाल में जाना है। वो तुम्हारे ऑफिस के ठीक पास वाले गार्डन रेस्टोरेंट में है। मुझे पता है। मैंने जल्दी से फोन काट दिया। एक अजीब सी मुस्कान के साथ मैंने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा,
मेरी माँ, वो चाहती हैं कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊं। सेराफिन ने अपनी पलकें झुकाईं और खाने का एक टुकड़ा उठाकर मेरे बाउल में रख दिया। वो थोड़ी सी उठी, उसने एक बाउल सूप निकाला और मुझे थमा दिया। लिएंडर, तुम्हें अपने पार्टनर में क्या क्या खूबियां चाहिए? कोई खास खूबियां नहीं, बस वो एक अच्छी इंसान होनी चाहिए। मैंने चुपचाप सूप का एक घूंट लिया। सच में इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया था। तो फिर मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सेराफिन ने आराम से खाने का एक टुकड़ा उठाया और बहुत ही धीमी मुलायम आवाज में पूछा। बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने कैजुअली जवाब दिया, तुम बहुत अच्छी हो। उसने फिर अपनी उसी नॉर्मल टोन में बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो फिर हम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते? जब मेरे दिमाग ने आखिरकार समझा कि उसने अभी क्या कहा था, तो सूप का एक घूंट मेरे गले में बुरी तरह अटक गया और मुझे जोर से खांसी का दौरा पड़ गया। सेराफिन मुझे सीधे घूर रही थी, उसके होंठों के किनारों पर मुस्कान थी और उसने पूरी गंभीरता के साथ कहा। मैंने कहा, लिएंडर, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को डेट करें? मेरे होश पूरी तरह से उड़ गए, मेरा दिमाग एकदम सुन्न हो गया और मेरे चेहरे के भाव पूरी तरह से जम गए। कई सेकंड बीत गए, तब जाकर मैंने एक गहरी सांस ली। मजाक करना बंद करो सेराफिन, क्या मैं तुम्हें मजाक करती हुई लग रही हूं? सेराफिन लगातार सीधे मुझे घूरती रही। उसकी आंखों में जितनी गंभीरता हो सकती थी उतनी थी। हम पूरी तरह से अलग अलग दुनिया के लोग हैं। क्यों? क्या तुम मंगल ग्रह से आए हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि बस अच्छी इंसान होना काफी है? तो मुझमें क्या खराबी है? उसने तुरंत पलटकर पूछा। मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल मची थी। मैं ढंग से एक बात भी नहीं सोच पा रहा था। तुम बहुत ज्यादा अमीर हो और बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। क्या तुम मेरे अमीर और सुंदर होने का दोष मुझ पर डाल रहे हो? क्या अब ये भी कमियां मानी जाएंगी? उसने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। साफ तौर पर उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। मैं उससे भी ज्यादा निशब्द था। जन्म से ही सिंगल रहने वाले इंसान के तौर पर मैंने ऐसी सिचुएशन का सामना पहले कब किया था? मुझे खुद को संभालने में काफी वक्त लगा। तब जाकर मैंने हकलाते हुए पूछने की हिम्मत की, मैं ही क्यों? तुम्हारे आसपास तो लड़कों की कोई कमी नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कितने सारे हैंडसम लड़के थे। इसके अलावा इन सालों में कम से कम 8-10 मेल स्टार्स तो ऐसे रहे ही होंगे जिनके साथ उसका नाम जोड़ा गया होगा या जिनके साथ उसे डेट करने की अफवाह उड़ी होगी। उसने एक बड़ा सा झींगा छीला और उसे मेरे बाउल में डाल दिया। क्योंकि तुम मुझ पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो। मैंने सच में कभी सपने में भी इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। 7 साल पहले तुमने अपनी सारी कमाई मुझे दे दी थी। 7 साल बाद तुमने फिर से अपना सारा पैसा मुझे दे दिया। मुझे बाकी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन कोई इंसान जो मेरे लिए अपनी जेब खाली करने को तैयार हो, यह तो पक्का सच्चा प्यार ही हो सकता है। सेराफिन ने पूरी गंभीरता के साथ ऐलान किया। लेकिन सच कहूं तो उसकी बात में कोई कमी नहीं लग रही थी। 7 साल पहले मैं सच में उसे छुप कर पसंद करता था, लेकिन जैसे जैसे वो ऊंचाइयों पर पहुंची और मुझसे दूर होती गई और जैसे जैसे और भी बहुत से लोग उसे पसंद करने लगे, मेरा अपना प्यार बहुत पहले ही धीरे धीरे खत्म हो चुका था। रही बात उसे पैसे देने की, तो मैं बस इतना ही कह सकता था कि यह सिर्फ उसकी मदद करने की मेरी अपनी एक स्वाभाविक इच्छा थी। सेराफिन, हम सच में बस आम क्लासमेट्स हैं। क्या तुम कुछ ज्यादा ही बेरहम नहीं हो रहे हो? सेराफिन अचानक खड़ी हो गई और मेरी तरफ झुकी। उसकी आवाज में थोड़ी सी नाराजगी झलक रही थी। तुम्हें मेरी वजह से एक चोट का निशान तक मिला और तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि हम करीब नहीं हैं? उसने बिल्कुल मेरी भौं की हड्डी पर बने उस निशान की तरफ इशारा किया। मैं तुरंत घबरा गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो निशान स्कूल के दिनों में हुई एक लड़ाई का था। मेरी यादों में वो पहली बार था जब मेरा किसी के साथ कोई फिजिकल झगड़ा हुआ था, और वो भी बहुत भयानक वाला। उस समय हॉस्टल में मेरी अपनी ही क्लास के एक लड़के के साथ बहुत भयंकर लड़ाई हो गई थी। उस लड़के की पसलियां टूट गई थीं और मेरी भौं पर 3 टांके आए थे। उसका असली कारण यह था कि वो हॉस्टल में उस तरह की गंदी फिल्म देख रहा था और उसने बाकी लड़कों से कहना शुरू कर दिया कि उस फिल्म की एक्ट्रेस बिल्कुल सेराफिन जैसी दिखती है। उसने बहुत सी गंदी और घिनौनी बातें बकीं, इसलिए मैंने उसे बुरी तरह पीट दिया। अगर उस तरह की अफवाह फैल जाती तो सेराफिन की इज्जत के लिए यह बहुत बुरा होता, इसलिए टीचर्स ने इस बात को पूरी तरह से दबा दिया था। मुझे नहीं पता था कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। सेराफिन के चेहरे पर एक हल्की मुलायम सी मुस्कान उभर आई। उसने अपनी नजरें झुकाईं और मुझे नीचे देखते हुए कहा, अच्छा तो ये बात है? हाँ, मैंने रूखेपन से जवाब दिया। उसकी नजरें ऊपर की तरफ घूमी, जैसे वो कुछ सेकंड के लिए कुछ सोच रही हो। फिर वो एक हल्की सी हंसी के साथ वापस मेरी तरफ देखने लगी। और उस समय का क्या, जब मुझे क्लास के बाहर खड़े रहने की सजा मिली थी, मैं पागलों की तरह रो रही थी। तब किसने मेरा साथ दिया था? मुझे वो सजा वाली घटना बिल्कुल साफ साफ याद थी, क्योंकि वो बहुत कम मौकों में से एक था जब मुझे सेराफिन के साथ अकेले रहने का मौका मिला था। हमारी उस समय की मैथ की टीचर को मीनोपॉज चल रहा था और उनका गुस्सा बहुत कुख्यात था। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी क्लास में कोई नाटक करे। लेकिन एक बार वो एक टेस्ट पेपर सॉल्व करवाना चाहती थी और सेराफिन अपना पेपर घर भूल आई थी। टीचर अड़ गई कि उसने जानबूझकर ऐसा किया है और उन्होंने सेराफिन को क्लासरूम के दरवाजे के बाहर खड़े रहने की सजा दे दी। इसके अलावा पोडियम पर खड़े होकर टीचर ने गुस्से से ऐलान किया, जिस किसी ने भी अपना पेपर नहीं लाया है वो बाहर जाओ और वहां जाकर खड़े हो जाओ। उसके बाद मैं भी टहलता हुआ उसका साथ देने बाहर चला गया। पहली बार इस तरह की सजा मिलने की वजह से वो पूरी क्लास के दौरान बाहर खड़े होकर चुपचाप रोती रही। अरे क्या ये सच में इतना बुरा है?
मैंने उसके बगल में खड़े होकर उसे चिढ़ाया। उसने मुझे इग्नोर कर दिया। वो पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रही थी और बस रोती रही। मैं बस उसके बगल में खड़ा रहा और उसे देखकर मुस्कुराता रहा। बाद में मैंने उसकी जेब में कुछ चॉकलेट्स डाल दी और कहा, मेरी तरफ से। आज जब मैं उस बात को याद करता हूं तो मुझे अभी भी एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। उसने अपनी बात जारी रखी और बाद में, अंदाजा लगाओ मुझे क्या मिला? मुझे तुम्हारा टेस्ट पेपर बिल्कुल तुम्हारी डेस्क के अंदर रखा हुआ मिला। सेराफिन के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ गई। उसके होठों के किनारे एक खतरनाक और रहस्यमयी अंदाज में मुड़ गए। लिएंडर, तुम उस दिन अपना पेपर लेकर आए थे। मुझे अचानक झटका भी लगा और घबराहट भी होने लगी। तो तुम्हें अभी भी लगता है कि हम करीब नहीं हैं? उसने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी गहरी जादुई नजरें मेरी आंखों से टकराईं। मैं एक पल के लिए उनमें खो गया। इतना करीब होने का मतलब है कि हम एक दूसरे को अंदर बाहर से अच्छी तरह जानते हैं। चूंकि हम दोनों को ही कोई और नहीं चाहता, तो हम भी समझौता करके एक दूसरे को डेट कर सकते हैं। मेरा चेहरा शर्म से आग की तरह लाल हो गया। मैं हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा रह गया। कुछ सेकंड झिझकने के बाद मैंने अपने दांत पीसे और जवाब दिया, ठीक है, हम डेट करेंगे। इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैंने पहले कभी किसी सेलिब्रिटी को डेट नहीं किया है। सेराफिन अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस पड़ी। धीरे से हंसते हुए उसने मेरे सिर पर थपकी दी। बुद्धू, ये बहुत ही अजीब था। मैं सोयाबीन तेल के 2 डिब्बे ढोकर लाया था और बदले में मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल गई थी। यहां तक कि जब सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त मैंने सेराफिन का हाथ पकड़ा था और जब उसने मुझे कार में घर छोड़ा तो वो पूरा सफर एक बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था। घर पहुंचने के बाद मैं बिस्तर पर लेटा करवटें बदलता रहा। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। मैं केएस को मैसेज किए बिना नहीं रह सका। केएस, मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। उसने तुरंत रिप्लाई किया, और मेरी एक पत्नी है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर खूबसूरत औरत मेरी पत्नी है, खास तौर पर तुम्हारी वो हाई स्कूल की क्लासमेट सेराफिन। वो मेरी पहली पत्नी है। एक सेकंड रुको, तुम सच में मेरी पीठ पीछे जाकर कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बना लाए लिएंडर? कौन है वो? मैंने उसे बताया, तुम्हारी पहली पत्नी। क्या तुम दोनों सच में एक साथ आ गए? मैंने रिप्लाई किया। ईमानदारी से कहूं तो मुझे खुद नहीं पता कि हम दोनों एक साथ कैसे हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। मेरा दिमाग अभी भी पूरी तरह से ब्लैंक है। क्या करूं से तुम्हारा क्या मतलब है? हम सेराफिन के बारे में बात कर रहे हैं। भाई, उसकी किसिंग स्किल्स कैसी हैं? उसका फिगर कैसा है? मैंने जवाब दिया, हम अभी तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं। तो फिर जल्दी करो, जाकर उसे अपने प्यार में पागल कर दो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वो दिन देखने के लिए जिंदा रहूंगा जब मेरा अपना भाई सचमुच एक देवी जैसी लड़की को डेट करेगा। मेरे सबसे अच्छे दोस्त की दिमागी हालत शायद खराब हो रही थी। वो हर एक दिन मुझसे एक ही सवाल पूछकर मुझे ग्रीट करने लगा, क्या लिएंडर ने आज सेराफिन को अपने प्यार में पागल किया? नहीं, मैंने नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं चाहता था, बस सच में ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। ठीक अगले ही दिन सेराफिन एक शो रिकॉर्ड करने के लिए शहर से बाहर चली गई। बस उसी तरह अपने रिश्ते को पक्का करने के तुरंत बाद हम रातों रात एक लॉन्ग डिस्टेंस कपल बन गए। और उसका वर्क शेड्यूल पूरी तरह से फिक्स नहीं था। कभी कभी मैं मैसेज भेजता तो उसे रिप्लाई करने में सदियां लग जाती थी। वो अपने ब्रेक के दौरान मुझे कॉल करती थी और प्यार भरी ढेरों बातें कहती थी। और वो तब तक नहीं रुकती थी जब तक मैं शर्म से लाल होकर हकलाने नहीं लगता था। समय समय पर मुझे फूड डिलीवरीज मिलती थी जो वो मेरे लिए ऑर्डर करती थी, और वो जो भी पैकेज भेजती थी उसमें हमेशा बहुत महंगी चीजें होती थीं। जब भी मैं उन्हें लेने से मना करने की कोशिश करता, वो नाराज हो जाती। अपना फोन पकड़े हुए मुझे लगातार एक गहरा एहसास होता कि ये सब सच नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या डेटिंग ऐसे ही काम करती है। मैंने अपने फोन पर सेराफिन के बारे में न्यूज सर्च की। अचानक एक ट्रेंडिंग हेडलाइन सामने आई, सेराफिन और सिल्वेन का अनछुपा रोमांस। उसके साथ जुड़ी हुई फोटो उनके लेटेस्ट शो का एक लीक हुआ शॉट था। सिल्वेन बोल रहा था और सेराफिन का सिर मुड़ा हुआ था। वो उसकी तरफ देखकर एक चमकदार मुस्कान दे रही थी। पूरा कमेंट सेक्शन इस बात पर पागल हो रहा था कि जिस नजर से सेराफिन सिल्वेन को देख रही थी वो मानो प्यार और दीवानगी से टपक रही थी। सिल्वेन हाल ही में उभरा हुआ एक टॉप टियर का आइडल था और बहुत सारे लोग इंटरनेट पर उसे और सेराफिन को एक साथ जोड़ रहे थे। मैं उस फोटो को जितनी देर तक घूरता वो मेरी आंखों में उतनी ही ज्यादा चुभती। मैंने अपना मैसेजिंग ऐप खोला और सेराफिन को एक टेक्स्ट भेजा, तुम कब वापस आ रही हो? उसने बहुत देर तक कोई रिप्लाई नहीं किया। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है तो उसका दिमाग बेकाबू होकर दौड़ने लगता है। मैंने उसके सोशल मीडिया के हर एक अपडेट को स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। मैं लगभग उनकी चीर फाड़ कर रहा था और मेरे दिमाग में ये तस्वीरें आने लगीं कि ठीक उसी पल वो किसी मेल सेलिब्रिटी को आंखों ही आंखों में इशारे कर रही होगी। उस दिन उसने इतनी सारी अजीब, नाकाबिले यकीन बातें कही थीं जिसकी वजह से ओवरथिंक ना करना बहुत मुश्किल हो गया था। मैंने सोचा कि शायद उन दिनों वो सच में मुझे पसंद करती थी। लेकिन जब असलियत सामने आई तो मुझे एहसास हुआ कि भले ही उसने मुझे पसंद किया हो तो क्या फर्क पड़ता है। 18 साल की उम्र में, एक ऐसी उम्र जहां हमारे पास कुछ नहीं था और हमें कुछ भी नहीं पता था, उस उम्र के प्यार को कौन जिंदगी भर अपने दिल से लगाए रखेगा? इसके अलावा वो सेराफिन थी।
केएस के शब्दों में, वो करोड़ों नौजवानों के सपनों की रानी थी। उसने इतने सारे लुभावने नज़ारे देखे थे, वो भला मुझ पर कैसे अटक सकती थी। शायद उस दिन उसे लगा हो कि ये बस एक मजाक है और वो मुझे चिढ़ाना चाहती थी, या शायद उसे ये आइडिया नया लगा और वो इसे आजमाना चाहती थी। ये कहना कि हम सच में आखिरी मंजिल तक पहुंचेंगे, मैं खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। लोग ऐसे ही होते हैं, एक बार आपके विचार एक बुरे चक्र में फंस जाएं तो आप अपनी बेकाबू सोच को रोक नहीं पाते। मैंने अपनी ग्रेजुएशन वाली फोटो निकाली। 18 साल की सेराफिन मेरे ठीक पीछे खड़ी थी और प्यार से मुस्कुरा रही थी। मुझे याद आया कि उस वक्त जब भी हम एक दूसरे के सामने आते थे, मैं खुद ब खुद अपना सिर झुका लेता था। शायद किसी को पसंद करना स्वाभाविक रूप से एक अनजानेहीन भावना को जन्म देता है। ये बात तब भी सच थी और अब भी सच थी। खुद को रोक ना पाने पर मैंने एक स्टेटस अपडेट पोस्ट किया। तो कहानी का अंत यह है कि हमारे पास एक साथ वाली कोई फोटो भी नहीं है। जिस इंसान ने मेरी जवानी की सारी यादों पर कब्जा कर लिया, उसने पलटकर एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। थोड़ी देर बाद मेरा मूड ठीक हो गया और मैंने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। जैसे ही मैं अपने ख्यालों से बाहर आया, मेरी माँ ने अचानक मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें मुझे मेरी ब्लाइंड डेट की याद दिलाई गई। लिएंडर, याद रखना कल शाम 6 बजे गार्डन रेस्टोरेंट जाना है। फियोरा वहां तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल चुका था। माँ, मैं नहीं जाना चाहता। बुआ ने पहले ही सब कुछ तय कर दिया है। लड़की सरकारी नौकरी करती है, 27 साल की है, 5 फुट 5 इंच लंबी है, बहुत ही शांत और समझदार है। उसकी खूबियां बेमिसाल हैं। अगर तुमने ये मौका छोड़ दिया तो तुम्हें ऐसी लड़की दोबारा नहीं मिलेगी। जल्दी से जाओ। मैंने अपने दांत पीसे। ठीक है, मैं जाऊंगा। अगर वो दूसरे मर्दों के साथ आंखों ही आंखों में इशारे कर सकती है तो मैं भी किसी दूसरी औरत के साथ कैंडल लाइट डिनर क्यों नहीं कर सकता। हकीकत ने बहुत जल्दी साबित कर दिया कि बुआ की बातों में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मिलावट की गई थी। वो महान फियोरा, मैं इसे कैसे कहूं, अगर वो कूदती तो शायद 5 फुट 5 इंच तक पहुंच जाती। 27 साल की उम्र में उसके सिर पर मेरी मां से भी कम बाल थे। वो निश्चित रूप से समझदार और शांत थी। उसका वजन पक्का 200 पाउंड के आसपास रहा होगा। इस लेडी ने जानबूझकर एक कड़क सफेद बटन डाउन शर्ट पहनी हुई थी। कुर्सी पर बैठी हुई वो बिल्कुल मिशेलिन मैन जैसी लग रही थी। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि उसने खाने के लिए एक ऑनलाइन कूपन वाउचर खरीदा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो छुट्टियों के दिन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इसलिए उसकी रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ बहुत जबरदस्त बहस हो गई। मिस फियोरा, क्यों ना हम इस बात को यहीं खत्म कर दें। मैंने सबसे बुरे वक्त के लिए खुद को तैयार करते हुए उससे रिक्वेस्ट की। मैं बहुत ही समझदार इंसान हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बना रही हूं, उसने ऐलान किया। मिस्टर लिएंडर, सच कहूं तो मैं आपसे काफी इंप्रेस हूं। आप अपनी फोटोज से ज्यादा सामने से अच्छे लगते हैं। हालांकि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। क्यों ना हम डेट करके देखें। लिएंडर, एक साफ और कड़क आवाज ने हवा को चीर दिया। मैंने आवाज की तरफ देखा। सेराफिन एक शानदार प्योर ब्लैक स्पोर्ट्स कार के सहारे खड़ी थी। उसने एक बेसबॉल कैप पहनी हुई थी। उसने मुझे अपने पास बुलाने के लिए हाथ हिलाया। इधर आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेताबी और नाराजगी थी। मुझे अचानक गिल्ट का एक तीखा झटका महसूस हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि पहले तो उसी ने गलत हरकत की थी, तो भला मुझे किस बात का गिल्ट महसूस करना चाहिए। मैं धीरे धीरे चलते हुए उसके पास गया। उसने अपना सिर थोड़ा तिरछा किया। उसकी गहरी नजरें मुझ पर टिकी थीं। तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपने होंठ सिकोड़े और मुंह फुलाते हुए जवाब दिया। ब्लाइंड डेट। वो अचानक जोर से और तीखी आवाज में हंसी, अपना हाथ उठाया और मेरा कान जोर से मरोड़ दिया। लिएंडर, तुम्हारी इस हरकत ने मुझे बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। उसने ये बात लगभग खुद से ही बड़बड़ाते हुए कही। फिर अचानक वो अपने पंजों के बल खड़ी हुई और मुझे किस कर लिया। मैं तुरंत डर और घबराहट से भर गया। उसने मास्क नहीं पहना था। अगर किसी ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। मैंने धीरे से उसे धक्का दिया। मत करो, लोग देख रहे हैं। मेरी ब्लाइंड डेट जो एक तरफ खड़ी थी वो पहले ही गुस्से से आग बबूला हो रही थी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिल्कुल एक मूवी स्टार जैसी दिखती है, तो तुम मेरे साथ इस ब्लाइंड डेट पर झक मारने क्यों आए थे? मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा था। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। मैंने सेराफिन को सीधे घसीटकर कार में बिठा लिया। अभी जो तमाशा हुआ था उसने मुझे आधा तो डराकर ही मार दिया था। सेराफिन कार में एक बहुत ही सख्त और भारी चेहरे के साथ बैठी थी। गुस्से से भरी उसकी नजरें सीधे मेरे चेहरे पर टिकी थी। वो मुझसे बेहतर कैसे है? मैं परेशान भी था और मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। सब कुछ सोचने के बाद मैंने किसी तरह एक जवाब निकाला। उसके पास सरकारी नौकरी है। सेराफिन गुस्से के मारे एक पल के लिए पूरी तरह निशब्द रह गई। फिर उसने पलटकर मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो इतनी उम्रदराज दिखती है कि तुम्हारी माँ बन सकती है। मुझे लगता है कि बड़ी उम्र की औरतें जानती हैं कि लोगों को प्यार कैसे करते हैं। मैं भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैंने पलटकर जवाब दिया, क्या तुम्हारा मतलब यह है कि मुझे नहीं पता कि लोगों को प्यार कैसे करते हैं? उसके बाद उसने कार स्टार्ट की और एक भारी गड़गड़ाहट के साथ इंजन चालू हो गया। मैं थोड़ा घबरा गया। तुम क्या कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से प्यार करने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ रही हूं, उसने बहुत ही ठंडी आवाज में कहा। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा आखिर क्या मतलब था? जब तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है तो तुम एक ब्लाइंड डेट पे आ रहे हो। उसकी आंखों की गहराइयों में एक सर्द सन्नाटा छा गया। पहले तुमने ही किसी और के साथ आंखों ही आंखों में इशारे किए थे।
मैंने गॉसिप न्यूज का वो हिस्सा निकाला और उसे खुद देखने के लिए अपना फोन उसकी तरफ उछाल दिया। उसने इसे एक नजर देखा और जोर से हंस पड़ी। उसने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हें जलन हो रही है? वो मुस्कुरा रही थी। उसकी जादुई मीठी आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास गूंज रही थी, जिससे मुझे एक झुनझुनी सी महसूस होने लगी। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया और मैं हकलाते हुए बोला, नहीं लिएंडर, आज के बाद से अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल हो तो सीधा मुझसे पूछना। अपने दिमाग में कहानियां मत बनाते रहना। फिर उसने अपना फोन खोला और एक वीडियो क्लिप निकाली। ये उनके शो का बिहाइंड द सीन्स फुटेज था। मैं उसे नहीं देख रही थी, मैं खाने को देख रही थी। पता चला कि सिल्वेन के बिल्कुल बगल में क्रू के कुछ लोग खाना बना रहे थे। उन्हें रिकॉर्डिंग करते हुए कई घंटे बीत चुके थे और वे भूख से मर रहे थे। उसकी नजरें सिल्वेन के लिए प्यार से नहीं टपक रही थी, वो तो बस खाने को देखकर लार टपका रही थी। ये सफाई सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। प्राइवेट तौर पर सिल्वेन और मैं बिल्कुल भी करीब नहीं हैं। ये सब ज्यादातर बस पब्लिसिटी स्टंट होता है और ऐसा ही पहले कुछ और लोगों के साथ भी था। सच कहूं तो बहुत सी चीजें मेरे कंट्रोल से बाहर होती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे 7 साल पहले हमारा कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। चैंपियनशिप जीतने के बाद मैंने आंख मूंद कर एक टैलेंट एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मुझे किसी भी चीज की कोई समझ नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे 7 साल तक डेटिंग करने से रोक दिया गया था। मुझे अपना सिंगल स्टेटस बनाए रखना था, इसीलिए मैंने उस वक्त तुमसे कॉन्टैक्ट नहीं किया था। और तुम भी गजब निकले, तुमने भी कभी दोबारा मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की। सेराफिन ने बिना थके पूरी तसल्ली के साथ मुझे सब कुछ समझाया और मुझे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए मैंने अपना सिर झुका लिया। वो धीरे से हंसी और अपना सिर मेरी छाती पर टिका दिया। चलो अब बताओ, तुम्हारे दिमाग में और कौन से सवाल घूम रहे हैं? तुमने उस समय मेरा नाम बुद्धू के तौर पर क्यों सेव किया था? उसने बहुत ही लाचारी भरी नजरों से मुझे देखा। उसकी आंखों में बहुत सारा प्यार झलक रहा था। तो फिर तुम मुझे बताओ, ऐसा क्यों होता था कि जब भी मैं तुम्हारा होमवर्क लेने आती थी तो बाकी सब लोग मजाक क्यों उड़ाने लगते थे? ऐसा क्यों होता था कि जब भी टीचर हम दोनों का नाम एक साथ लेती थी तो कोई ना कोई हंसने क्यों लगता था? मैंने खुद से पूछा कि ऐसा क्यों है। सेराफिन ने लाड़ से परेशान होते हुए मेरे सिर को सहलाया और एक गहरी सांस ली। पूरी दुनिया जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सिर्फ एक तुम ही थे जिसे ये बात नहीं पता थी। तुम सच में एक नंबर के बुद्धू हो। उसने सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी मुड़ गईं और अंत में उसने अपना वो बहुत पुराना प्यार कबूल कर ही लिया। लिएंडर, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। शायद मुझे रिएक्ट करने में बहुत ज्यादा वक्त लग गया। जब तक मैं अपने इस होश से बाहर आया, मैं रोने और हंसने के बीच फंसा हुआ था और मैंने जवाब दिया, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हम बहुत ज्यादा खुशनसीब थे। शुरू से ही हम दोनों का सीक्रेट क्रश एक दूसरे पर था। उस दिन सेराफिन मुझे एक अम्यूजमेंट पार्क में ले गई। वहां सिर्फ हम दोनों थे। उसने कहा कि वो सब कुछ करना चाहती थी जो नॉर्मल कपल्स अपनी डेट्स पर करते हैं। उस रात जब अम्यूजमेंट पार्क के ऊपर आसमान में आतिशबाजी फूट रही थी तो उसकी आंखें सितारों से भरे आसमान की तरह चमक रही थीं। लिएंडर, अगर तुमने तुम्हें लव लेटर देने वाली उस लड़की से यह नहीं कहा होता कि हाई स्कूल के बच्चों को डेट नहीं करना चाहिए तो मैंने बहुत पहले ही तुम्हें प्रपोज कर दिया होता। और सच बताऊं तो मुझे चॉकलेट खाना पसंद ही नहीं है। मैंने वो सिर्फ इसलिए खरीदी थी और तुम्हें दी थी क्योंकि मुझे पता था कि किसी खास इंसान को वो बहुत पसंद है। ग्रेजुएशन के बाद मेरे माता पिता ने मुझे म्यूजिक पढ़ने से मना कर दिया और मेरे सारे पैसे पूरी तरह से बंद कर दिए। ठीक उसी वक्त मैंने खुद से कहा कि अगर लिएंडर ने मुझे पैसे उधार दिए तो मैं आगे चलकर उसी से शादी करूंगी। सच कहूं तो शुरुआती कुछ साल बहुत थका देने वाले थे। पढ़ाई, लगातार प्रैक्टिस और उस लड़के के पीछे भागना जिससे मैं प्यार करती थी, सब एक साथ मैनेज करना पड़ता था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच और झूठ से भरी है। कभी कभी मुझे अपनी चुनी हुई इस राह पर पछतावा भी होता था, लेकिन आखिर में मैंने किसी तरह अपनी ही मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। देखो, अगर उस समय तुम्हारे वो $520 नहीं होते तो आज जो मैं हूं वो कभी नहीं बन पाती। उस दिन उसने मुझसे इतनी सारी बातें की। मैं उसके दिल की बात पूरी तरह समझ गया था और मुझे अपने प्यार पर और भी ज्यादा पक्का यकीन हो गया था। उस पल के बाद से मैंने हमारे रिश्ते को लेकर कभी घबराहट या इनसिक्योरिटी महसूस नहीं की। सेराफिन एक पब्लिक फिगर थी। ज्यादातर समय हम आम कपल्स की तरह डेट्स पर नहीं जा सकते थे या अपना प्यार नहीं दिखा सकते थे। इस वजह से मेरे सबसे अच्छे दोस्त को छोड़कर किसी को भी हमारे बारे में कुछ नहीं पता था। जिन लोगों को सबसे पहले शक हुआ वो मेरे माता पिता थे। एक बार जब मैं घर वापस गया था तो मैं दिन भर अपने फोन से चिपका रहता था और उसे नीचे रखने का नाम ही नहीं लेता था। मेरे पिता ने मुझे घूरते हुए डांटा, तुम पागलों की तरह किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? उस फोन के अंदर ऐसा क्या जादू है? मैंने सावधानी से माहौल को भांपने की कोशिश की। माँ, पापा, मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है। वो क्या करती है? क्या उसके पास सरकारी नौकरी है? मेरे माता पिता की सोच पूरी तरह से छोटे शहर वाली थी। एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े होने के कारण उनका मानना था कि बच्चों के 3 सबसे बड़े पापों में से सरकारी नौकरी न होना सबसे बड़ा पाप है। उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, वो एक सिंगर है। ये कैसे हो सकता है? उसके पास एक ढंग की नौकरी तक नहीं है। गाने से भला क्या हासिल हो सकता है? खैर, बहुत सारे लोग उसका गाना सुनते हैं,
उसने तो स्टेडियम में कॉन्सर्ट्स भी किए हैं। हमारे शहर की वैलेसा भी तो एक सिंगर है। वो मीलों दूर तक हर शादी और जनाजे में कॉन्सर्ट करती है, रोज गुंडों की तरह कपड़े पहनकर घूमती है, और उसे अपने लिए एक पति तक नहीं मिल पा रहा है। ये ऐसा नहीं है, वो सच में बहुत खूबसूरत भी है। बेवकूफ लड़के, क्या खूबसूरती से पेट भर सकता है? वो तुम्हारे जैसे नादान लड़के को सिर्फ बेवकूफ बना रही है। वो गाकर आखिर कितना पैसा कमा सकती है? मैंने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई सेराफिन को इस तरह नीची नजरों से देखेगा। छुट्टियों के दौरान मैं घर पर आराम से सिकुड़कर खुशी खुशी शॉर्ट वीडियोस स्क्रॉल कर रहा था, जबकि सेराफिन अपना शो रिकॉर्ड करने के लिए ओवर टाइम कर रही थी। दोनों की तुलना करते हुए मेरे अंदर का वो कॉर्पोरेट मजदूर चुपचाप खुश हो रहा था। क्या तुमने मुझे मिस किया? फोन से सेराफिन की धीमी आवाज आई। मैंने तुम्हें मिस किया। अगर तुमने मुझे मिस किया है तो नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के ठीक बाहर हूं। मैंने झट से अपना पजामा पहना और दौड़कर नीचे गया। मेरे बाल बिल्कुल किसी चिड़िया के बिखरे हुए घोंसले की तरह लग रहे थे। बहुत प्यारे लग रहे हो, उसने कहा। उसने वही पिंक शर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसने अपना वैरायटी शो शूट करते वक्त पहनी थी। लिएंडर, अगर तुमने मुझे मिस किया था तो तुम्हें थोड़ी पहल करनी चाहिए। वो शरारत से मुस्कुराई और अपने होठों को थपथपाया। मेरा चेहरा लाल हो रहा था। मैं उसके करीब झुका। मैं बस उसे एक छोटा सा किस करना चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती पासा पलट दिया और उस किस को और गहरा कर दिया। जैसे ही हम दोनों पूरी दुनिया को भूलकर एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक तेज चीख ने उस माहौल को तोड़ दिया। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया। हे भगवान, मेरी माँ यहाँ क्यों थी? और भी बुरी बात यह थी कि मेरे पिता पहले ही गुस्से से तमतमाते हुए आ रहे थे। तुम दोनों इसी वक्त ऊपर चलो, मेरे पिता ने दांत पीसते हुए कहा। क्या यही वो सिंगर है जिसे तुमने ढूंढा है? मेरे पिता का चेहरा पूरी तरह से गुस्से में काला हो चुका था। हम दोनों बिल्कुल उन मिडिल स्कूल के बच्चों की तरह लग रहे थे जिन्हें कम उम्र में डेटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। नमस्ते अंकल, मेरा नाम सेराफिन है। मैं लिएंडर की हाई स्कूल की क्लासमेट हूँ। मेरे पिता ने उसे तिरछी नजरों से देखा। तुम दिखावे में तो काफी तेज लगती हो। मेरे पिता थोड़ी देर रुके और फिर बोले, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ढंग की नौकरी नहीं है तो यह रिश्ता नहीं चल सकता। मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, हमारे इलाके में शादी के लिए शगुन की रकम बहुत कम है। मेरे पिता की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। वो कुछ सेकंड झिझके और फिर अपनी 2 उंगलियां ऊपर उठाईं। सिर्फ 20,000। उनके चेहरे के हाव भाव साफ साफ कह रहे थे कि हमें ठगने की कोशिश मत करना। अंकल, हम सिर्फ शादी करने के इरादे से ही डेट कर रहे हैं। रही बात शगुन की, तो मुझे लिएंडर से कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने पहले ही लिएंडर को शादी के लिए जरूरी सारे पैसे दे दिए हैं, सेराफिन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा। $52 लाख। मेरे पिता जोर जोर से हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही मजेदार चुटकुला सुन लिया हो। $52 लाख? जब मैं फ्री ऑनलाइन पोकर भी खेलता हूं तब भी मेरे वर्चुअल चिप्स इतने ज्यादा नहीं होते। पापा, ये सच है, मैंने धीमी आवाज में बीच में टोकते हुए कहा। मैंने अपना फोन निकाला, ऑनलाइन सेराफिन के वीडियोस निकाले और अपना फोन पापा को दे दिया। देखिए, क्या ये बिल्कुल वीडियो में दिख रही लड़की जैसी नहीं लग रही है? मेरे पिता ने शक करते हुए फोन लिया और काफी देर तक स्क्रीन को अपने लिविंग रूम में खड़ी लड़की से मिलाते रहे। उन्होंने अपना सिर खुजलाया और फोन मेरी माँ को दे दिया। मेरी माँ ने भी काफी देर तक इसकी पुष्टि की। ये बिल्कुल वही है। रुको बेटा, तुम एक सेलिब्रिटी को डेट कर रहे हो? पूरी तरह से मची उस उथल पुथल के बाद मेरे पिता ने आखिरकार अपनी बेकाबू भावनाओं को शांत किया और धीरे धीरे बोले, मैं तुम दोनों के इस रिश्ते से सहमत नहीं हूं। हमारा परिवार तुम्हारे पैसों के पीछे नहीं है। तुम दोनों के बीच का फासला बहुत ज्यादा बड़ा है और तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत ही खराब है। मेरा बेटा बहुत मासूम है। अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा तो उसे आगे चलकर जरूर चोट पहुंचेगी। सेराफिन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और समझाया, जिसमें ना तो कोई दिखावा था और ना ही घमंड। अंकल, मैं उन्हें कई सालों से प्यार करती हूँ और वे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। हम किसी पल भर के जोश में कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। हम दोनों सच में एक साथ रहना चाहते हैं। इन सालों में मैंने काफ़ी पैसे बचा लिए हैं। हमारी शादी के बाद मैं उनके साथ रहने का प्लान कर रही हूँ और वो सारे काम करूँगी जो उन्हें पसंद हैं। कृपया आप बेफिक्र रहें, मैं उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। मैं जानती हूँ कि आप उनसे प्यार करते हैं और मैं भी उनके लिए बिल्कुल वैसा ही महसूस करती हूँ। आखिर में मेरे पिता ने और कुछ नहीं कहा, हालांकि उनके मन में अभी भी ये डर बना हुआ था कि उनका बेटा आखिर में दुख झेलेगा। इसके बावजूद कि सेराफिन ने उन्हें बार बार भरोसा दिलाया था। जब मैं सेराफिन को वापस नीचे छोड़ने गया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या तुम सच में शादी करना चाहती हो? उसने ऐसे जवाब दिया जैसे ये दुनिया की सबसे आम बात हो। बिल्कुल। क्यों? क्या तुम मुझे कोई सही दर्जा नहीं देना चाहते हो? मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं था। मैंने सोचा कि वो अभी अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दौर में थी और ऊपर से एक आइडल भी थी। अगर वो अभी शादी करती तो क्या उसे अपनी शादी छुपानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा? आखिर में मैंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। उसने मुस्कुराते हुए नीचे देखा और मेरे बाल बिखेर दिए। बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा कार्ड निकाला और मेरे हाथ में रख दिया। मैंने तुम्हें अपने कॉन्सर्ट में बुलाने का वादा किया था, लिएंडर। मैंने ध्यान से देखा। यह एक कॉन्सर्ट की टिकट थी। मुझे पता था कि वो हाल ही में एक नए गाने की तैयारी कर रही थी
और बहुत से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैंने एक बार उससे पूछा था कि नया गाना किस बारे में है, लेकिन उसने बहुत ही रहस्यमयी तरीके से बर्ताव किया और मुझे बताने से मना कर दिया। रिलीज के दिन ही मैंने ये ट्रेंडिंग टॉपिक देखा, सेराफिन का नया एल्बम लिएंडर की अंतहीन गूंज। उस दिन उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, किसने कहा कि हमारे पास कभी सिर्फ हम दोनों की कोई फोटो नहीं थी? जहां तुम देख नहीं सकते थे वहां मैंने पलटकर तुम्हारी तरफ देखा है। उसमें लगी हुई फोटो स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए उसकी एक सेल्फी थी, जिसमें वो मुस्कुरा रही थी और पीस का साइन बना रही थी, और फ्रेम के बैकग्राउंड में स्कूल यूनिफॉर्म पहने हुए किसी की पीठ दिखाई दे रही थी। वो पीठ मेरी थी। उसने लिखा था, लिएंडर, हमारा एक दूसरे से मिलना कभी इत्तेफाक नहीं था। जब भी मैं तुमसे टकराती थी मैंने हर बार बहुत ही बारीकी से उसकी प्लानिंग की थी। मैं उस फोटो में 18 साल की सेराफिन और लिएंडर को घूरता रहा, और जैसे ही मैं मुस्कुराया मेरे आंसू बहने लगे। कितना अच्छा लग रहा था। मेरा वो खामोश और एक तरफा प्यार हमेशा से एक गहरी गूंज के रूप में कायम था। सेराफिन का 1 लाख लोगों वाला कॉन्सर्ट शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में आयोजित किया गया था। उस दिन लोगों की भीड़ का कोई अंत नहीं था, और चीखने चिल्लाने की आवाजें समंदर की लहरों की तरह उठ और गिर रही थीं। मैं बिल्कुल पहली लाइन में बैठा था और एक के बाद एक उसके गाए हुए गानों को सुनकर मुस्कुरा रहा था। सबसे आखिरी गाना लिएंडर की अंतहीन गूंज था। जब उस गाने की धुन खत्म हुई तो वो स्टेज के बिल्कुल बीच में खड़ी हो गई। एक अकेली स्पॉटलाइट उस पर पड़ी, जिससे उसका पूरा वजूद रोशनी से जगमगा उठा। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोली, सभी को मेरा नमस्ते, मैं सेराफिन हूं। मेरे कॉन्सर्ट में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेडियम तुरंत ही तालियों और चीखों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह गाना मेरे बॉयफ्रेंड के लिए लिखा गया था। उस समय उसने मुझे एक टैलेंट शो में हिस्सा लेने के लिए टिकट खरीदने के लिए $520 उधार दिए थे। सिर्फ उसी की वजह से आज की यह सेराफिन आपके सामने खड़ी है। उसने पूरी ईमानदारी के साथ मुझे नीचे देखा। उसकी आंखों की गहराइयों में प्यार का एक कभी न खत्म होने वाला समंदर था। मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में 7 साल तक कड़ी मेहनत की है। मेरे गानों से इतना प्यार करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा आखिरी कॉन्सर्ट है। मैं ऐलान करती हूँ कि आज से मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हमेशा के लिए रिटायर हो रही हूँ। पूरा स्टेडियम एकदम से हंगामे में डूब गया। कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि सेराफिन अपने करियर के बिल्कुल पीक पर अचानक क्यों रिटायर होगी। उसने बड़ी बेदर्दी से हर एक इंटरव्यू को ठुकरा दिया और बैकस्टेज एरिया से मुझे सीधा बाहर ले गई। मेरा दिमाग अभी भी पूरी तरह से उसकी रिटायरमेंट स्पीच में ही अटका हुआ था, और मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया था कि वो मुझे कहाँ ले जा रही थी। सेराफिन क्यों? इसके कई कारण हैं। मिसाल के तौर पर, मैं अब अपने शौक को अपना काम नहीं बनाना चाहती। मैं डिनर के वक्त भूखा नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मेरी हरकतों या मेरे आसपास के लोगों की बातों को पब्लिक हमेशा बढ़ा चढ़ाकर दिखाए और उन पर बहस करे। और जब मेरे बॉयफ्रेंड की छुट्टी हो तो मैं ओवर टाइम नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूं कि हम बिल्कुल किसी आम कपल की तरह रहें। बाहर खाना खाने जाएं, डेट्स पर जाएं, एक साथ घूमने जाएं, और वो सब कुछ करें जो हम करना चाहते हैं। बिना कोई और सफाई दिए उसने मेरा हाथ पकड़ा और भागने लगी। आखिरी में हम दोनों हाँफ रहे थे और एक बहुत ही खास जगह पर आकर रुक गए। लिएंडर, क्या तुम्हें यह जगह याद है? वो मुझे वापस हमारे पुराने स्कूल के खेल के मैदान के पास वाले रास्ते पर ले आई थी। यह बिल्कुल वही रास्ता था जहां मैं हमेशा इत्तेफाक से उससे टकरा जाता था। यह बिल्कुल वही जगह भी थी जहां ग्रेजुएशन के दिन उसने हक जताते हुए मेरा फोन छीन लिया था और अपना कॉन्टैक्ट नाम बदलकर दुनिया की सबसे खूबसूरत सेराफिन कर दिया था। हर बार जब मैं वहां उससे टकराता था तो मैं अनजाने में ही अपना सिर झुका लेता था। मेरी कभी उससे आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। वो हर सुबह ठीक 7:10 पर इस जगह से गुजरती थी और मैं बिल्कुल 7 बजे वहां पहुंच जाता था, सिर्फ उन कुछ पलों का इंतजार करने के लिए जब हमारे रास्ते एक दूसरे से टकराते थे। मैं अपना सिर झुका लेता और वो पलट कर देखती। मैं अपने एक घुटने पर बैठ गया। मेरी उंगलियों में एक बहुत ही शानदार चमकती हुई डायमंड रिंग थी। 7 सालों तक मुझे सच में यही लगता था कि मैंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी के लिए खो दिया है, लेकिन जिस पल तुम वापस मेरी जिंदगी में आई मैंने अपना मन बना लिया था। मैं अपनी उस लड़की को वापस जीतने जा रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ सेराफिन, चलो हम शादी कर लें। वो तब तक मुस्कुराई जब तक उसकी आंखें चांद की तरह नहीं मुड़ गईं। उनमें आंसू चमक रहे थे और अंत में वो अपनी सिसकियों को नहीं रोक पाई। तुम सच में एक बुद्धू हो। हाँ, मैं करूंगी। मैंने वो अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी और बेहद खुशी के साथ मुस्कुराया। स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से उसका गाना लिएंडर की अंतहीन गूंज बजने लगा। गाने के बोल की बिल्कुल आखिरी लाइन कह रही थी, तुम मेरी जवानी की वो चाहत हो जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, और मैं तुम्हारे उस खामोश एक तरफा प्यार का कभी ना खत्म होने वाला जवाब हूं।